हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नए मॉर्निंग के साथ नई एनर्जी के साथ आज फिर से नया क्लास लेकर के आ गए हैं हम द हिंदू के आज के जो न्यूज़ है करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने के लिए। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साथ के साथ नेशनल इंटरनेशनल, उसके साथ साथ जो एडिटोरियल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एक जो एडिटोरियल है वो बात करता है कि किस तरीके से अभी फ़िलहाल जिस तरीके से हमारा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है, कई ऐसे जो न्यूज़ आती हैं, कई ऐसे एक्ट बन जाते हैं पार्लियामेंट के थ्रू जो कि क्या होते हैं, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का काम करते हैं, कई सारे समुदाय के तरफ एक तरीके से टारगेटेड होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें जो कोर्ट है वो कह देता है कि ये जुडिशरी का मामला नहीं है, ये लेजिस्लेचर का इंटरनल मामला है, और कई सारे मुद्दे जिन पर उनको बोलना चाहिए उन पर जुडिशरी हमारी नहीं बोलती है। तो इसको लेकर के अभी एक एडिटोरियल आया है, काफ़ी अच्छा है, अलग अलग जजमेंट के थ्रू उसमें बात की गई है, तो उस पर इन डिटेल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ के साथ एक जो एडिटोरियल है वो बात करता है इंडिया और चाइना के जो कंजप्शन है उसके बारे में, कि हमारी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, हमने इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया है पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो, लेकिन अगर हम कंजप्शन की बात करते हैं वो भी ज़्यादा है। बट फिर भी क्या कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से चाइना की ग्रोथ हमसे ज़्यादा है और इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी ग्रोथ में चाइना से पीछे रह जाता है। तो उसके बारे में देखेंगे क्या सिनारियो है, कंजम्पशन का किस तरीके से, जो उपभोग हिंदी में कहा जाता है, उसका किस तरीके से इकोनॉमी से रिलेशन है, किस तरीके से वो जीडीपी को ग्रोथ देने में काम करता है, इसके बारे में बहुत अच्छा एक ओवरव्यू आपको मिलेगा। साथ के साथ में इंटरनेशनल न्यूज़ में देखें तो हमने बात की थी कि कल जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो अभी उनको डेड घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। साथ के साथ बहुत सारी और भी न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड जिसके ऊपर आज इन डिटेल बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देखेंगे, आज किस दिशा में हमको अपनी क्लास लेके जानी है, उसके बाद जो है पूरी जो चर्चा है उसको इन डिटेल हम शुरू करेंगे, तो अंत तक बने रहना है आप लोगों को। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के थ्रू। हाईलाइट क्या है, सबसे पहले तो इंटरनेशनल न्यूज़ फ्रंट पेज पे है, हेलीकॉप्टर क्रैश किल्स ईरान प्रेसिडेंट रईसी फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला फॉरेन मिनिस्टर, साथ के साथ जो रईसी हैं प्रेसिडेंट रहे हैं कहाँ के, ईरान के। तो इनका अभी जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कल हमने बात की थी और अभी उनको डेड घोषित कर दिया गया है, उसके बारे में है। साथ के साथ में इससे ईरान के पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, साथ के साथ में और भी कंट्रीज़ हैं जो कि ईरान को सपोर्ट करती हैं या कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो ईरान को अपोज करती हैं, स्पेशली आप यूएसए इजराइल की बात कर लीजिए, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर के थोड़ी बहुत हम चर्चा करेंगे। अभी एससीओ की मीटिंग भी होने वाली है आज ही, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ईरान में इस तरीके की जो दुर्घटना हुई है उससे एससीओ की मीटिंग के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ है वुमेन ओन्ड कार्डमम ऑक्शन फर्म इडुक्की। तो इडुक्की जो है वो आपका क्या है, साउथ इंडिया में पाया जाने वाला एक ज़िला है केरला में, और वहाँ पर क्या है, इस तरीके से निकल के पहली बार कोई चीज़ आई है जैसे कि वहाँ पर जो कार्डमम है, इलायची है, बहुत ज़्यादा क्या होता है उसका साउथ इंडिया में एक तरीके से उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, और वहाँ पर जो इलायची की खेती हो रही है, तो पहली बार ऐसा कुछ हुआ है इन स्टेट में कि पूरी की पूरी कंपनी जो है वो वुमेन के द्वारा चलाई जा रही है। तो काफ़ी एक एग्जाम्पल भी है वुमेन एम्पावरमेंट का। साथ के साथ में हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कार्डमम का जो पूरी खेती की जाती है इसके बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो हमने जैसे बात की है कि अभी जो भी टॉपिक हमको मिलेगा जहाँ पर हम एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर रिवीजन कर सकते हैं वहाँ पर हम सारी चीज़ों को रिवीजन करेंगे। तो कार्डमम जो इलायची है उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन से रीजन में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है इंडियाज़ कंडोल्स प्रेसिडेंट रईसी डेथ। तो हमारे जो संबंध है ईरान के साथ ठीक ठाक थे, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर के। अभी रईसी की जो डेथ की खबर आई है तो इंडिया ने अपना जो एक कहना चाहिए कि कंडोल्स जो है, जो एक संवेदना जो है उस तरीके से जाहिर की है, और हर कंट्री करती है। कुछ इनसेंसिटिव कंट्रीज़ होती हैं जो इन सारे मुद्दों पर भी अपनी पॉलिटिक्स करती रहती है, जैसे कि यूएसए के एक मिनिस्टर ने बोला था, वहाँ के प्रवक्ता ने बोला था कि अच्छा हुआ कि ये आदमी चल बसा। तो मतलब इस तरीके का इनह्यूमैनिटेरियन जो है एक तरीके से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर रिलेशन चाहे जैसे भी हो, किसी इंसान की डेथ हुई है तो एक संवेदना रखनी चाहिए। ठीक,
अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है क्वेश्चंस अराइज ओवर फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि अभी जो हमने पार्लियामेंट में जो सिक्योरिटी में लगे हुए पहले पुलिस ऑफिसर्स थे, एक PSS चलता है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो पहले ये जो लोग थे ये काम करते थे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को देखने का, लेकिन अभी हमने कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ डिस्कस की थी कि अब इनको रिप्लेस करके CISF से क्या किया जा रहा है, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं उसको कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। तो इसको ही लेकर के अभी एक न्यूज़ आई हुई है जिसमें बोला गया है कि CISF जो है उसको किसी भी तरीके की एक्सपर्टीज़ नहीं है पार्लियामेंट जैसी बड़ी संस्था है हमारी उसकी सुरक्षा करने की। इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए PSS के पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और इसके बेस पर इनको रिप्लेस करके CISF को लाना तो किस तरीके से थ्रेट क्रिएट कर सकता है हमारी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए, इसके ऊपर ये जो आर्टिकल है वो बात करता है। तो अच्छे से इन डिटेल देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? क्रिटिकल टाइम कॉल फॉर अ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एडजक्शन। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? जुडिशरी के बारे में। ये पूरा एक एडिटोरियल है जिसमें अलग अलग जजमेंट के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से अभी ऐसा होता है हमारे यहाँ पे कि कई सारे ऐसे मामले आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप CAA को ले लीजिए। CAA हो चाहे जो 370 हटा था उसके बारे में बात हो, और भी बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हाईलाइटेड मुद्दे रहे हैं जिसको पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू पास किया, और जब वो मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको नल एंड वॉइड करार किया कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है वो सही है। ठीक है, इसको लेकर के ये एक एडिटोरियल बात करता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर क्लियर कट दिखाई देता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी एक समुदाय के प्रति। जैसे CAA में बात की गई है, इसके बारे में देखेंगे कि एक तरीके से देखा जाए तो केवल और केवल हिंदू माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको ही इसमें शामिल किया गया है। हिंदू बौद्ध जैन को सबको शामिल कर लिया गया, लेकिन मुस्लिम लोग जो हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इस तरीके से एक टारगेटेड डेमोक्रेसी चल रही है, और इसको दरकिनार करते हुए जहां पर जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए वहां पर जुडिशरी कई बार एक्शन नहीं लेती है। तो इसके बारे में एडिटोरियल है, काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, इसके बारे में इन डिटेल बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। अगली न्यूज़ क्या है? इंडिया चाइना कंजम्पशन कंपैरिजन। तो मैंने बात की इंडिया और चाइना में किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं कैसे निकल के आई, आंकड़ों के थ्रू ये इसमें बात की गई है कि हमारे यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है, किस प्रकार से कितने नंबर ऑफ़ लोग हैं जो कितना ज़्यादा GDP को कंजप्शन के थ्रू फ़ायदा पहुँचाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम चाइना से देखें तो वो सारी चीज़ें हमारी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या लिंक होता है कंजप्शन में साथ के साथ ग्रोथ में, इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। इकोनॉमिक के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? तमिलनाडु विल प्रोटेक्ट इट राइट इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो तमिलनाडु के साथ में उसके बहुत सारी नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका केरला हो गया, जो कर्नाटका हो गया, इनके साथ तमिलनाडु के वाटर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। ठीक, उसको लेकर के अभी इलेक्शन चल रहा है, तो जो नेता होते हैं वो अपनी जनता को तरह तरह से लुभाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूज़ आई हुई है वाटर डिस्प्यूट से लेकर के, वहाँ पर बात की गई है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये जो इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है उसको ख़त्म किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए आर्टिकल मेंशन है। आर्टिकल 262 के तहत क्या किया जाता है, इन सारी चीज़ों को सेटल डाउन किया जाता है, और साथ के साथ में ये बहुत अदर स्टेट्स के साथ भी ये बहुत सारे जल विवाद चलते हैं। हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रीलिम्स ओरिएंटेड पूरा रिवीजन करेंगे आज। अगली न्यूज़ क्या है? ICMR डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम BHU स्टडी ऑन कोवैक्सीन। तो यहाँ पर बात की गई है कि कोवैक्सीन के ऊपर में, जिस तरीके से कोविशील्ड के ऊपर में एस्ट्राजेनेका ने अपनी स्टडी लाई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि कोविशील्ड लगाने के बाद कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट दिखाई दिए हैं, उसी तरीके से अभी BHU जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, उसने क्या किया था, कोवैक्सीन कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके ऊपर में स्टडी की थी, और उसमें कुछ चीज़ें निकाल कर लेके आए थे। उन्होंने बोला था कि किशोरों के ऊपर, वयस्कों के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, लेकिन फ़िलहाल ICMR जो है उसने इस स्टडी से अपने आप को साइड हटा लिया है और बोला है कि जो भी BHU ने ये स्टडी लाई है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, बहुत सारे उसमें कमियाँ हैं, लूप होल हैं। तो इसको लेकर के आया हुआ है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, देखेंगे इसको।
अगली न्यूज़ हमारी क्या है? अगली न्यूज़ है SC एग्रीज टू वेव टेलकॉज इंटरेस्ट ऑन IT ड्यूज टू ऑन लाइसेंस फ़ी। तो ये जो है IT सेक्टर में जैसे बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे कि भारती एयरटेल हो गया, उसके बाद जियो वगैरह हो गया। तो यहाँ पर एक बहुत लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसको लेकर के? टैक्स देने को लेकर के। कुछ ऐसे पहले 1999 का इस तरीके से एक एक्ट बना हुआ था जिसमें टेलीकॉम जो जितनी भी कंपनियां होती थी उनको क्या होता था, जब गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था तो गवर्नमेंट जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है इन लोगों को, जो नेक बैंड वगैरह होता है उसको लेकर के, तो उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट जो लाइसेंसिंग देती थी उसके ऊपर भी एक तरीके से ड्यूटी या फिर फ़ी लगाया जाता था। ठीक है, तो अभी उसके बारे में ही निकल के आया है, कोर्ट में मामला गया था और कोर्ट ने बोला कि ये जो है वो क्या हो रहा है, टेलीकॉम जो कंपनियां हैं उनके साथ में जाती हो रही है। इस तरीके से न्यूज़ निकल के आई है। अभी ये काफ़ी चलता रहेगा मुद्दा, इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे अगर ये फिर से न्यूज़ आती है तो। अगली हमारी न्यूज़ क्या है? US जायंट स्ट्रिप इन टॉक्स विथ SBI फॉर बिग स्टेक इन लेंडर्स पेमेंट आर्म। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो USA है, USA का जो एक कंपनी है वो अभी SBI के साथ मिलकर के एक कोलैबोरेशन करने जा रहा है और SBI का जो पेमेंट लिमिटेड करके अलग से SBI ने एक कंपनी सी बना रखी है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो दो देशों के बीच इन्वेस्टमेंट की बात है। आपसे वनडे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने हाल ही में SBI के साथ में इस तरीके का कोई कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम थोड़ा सा इसको देख लेंगे। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? पीक पावर डिमांड हावरिंग एट 235 गीगावाट एमिड हार्श हीट वेव। तो बात की गई है कि जैसे जैसे हीट वेव बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारी पावर की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लेवल पे कूलर, फ्रीज़ वगैरह वगैरह चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। AC, कूलर, ये सारी चीज़ें गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो बहुत बढ़ गई है। इसके बारे में एक न्यूज़ है, उसको देखेंगे। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है रशिया और चाइना से रिलेटेड। 2 दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि रशिया और चाइना जो है फिर से अपने जो टाइज़ हैं, जो बायलैटरल जो व्यापार हैं, जो संबंध हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने जा रही है ना। तो उसको लेकर के भी एक आर्टिकल आया है, इसमें बात की गई है कि रशिया और चाइना का जो ऑयल सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब चाइना ने रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इस बारी क्या किया है, ख़रीदा है, और पिछले 12 महीनों में देखा जाए तो ये हाईएस्ट है। मतलब कि सैंक्शंस रशिया के ऊपर में बहुत सारी कंट्रीज़ ने लगाए हैं, लेकिन चाइना ऐसे भी बाइकआउट रहता है तो उसने इन सारी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, चाइना और रशिया के रिलेशन काफ़ी और मजबूत हो रहे हैं। इसके बारे में बात की गई है। तो ये कुछ हाईलाइट्स है जिसके ऊपर डिस्कशन करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है न्यूज़, उसको इन डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ हमारी क्या है, जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। कल हमने डिस्कस किया था कि जो रईसी हैं उनका, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और वो मिसिंग थे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये आ गई है ऑफिशियल खबर कि उनकी डेथ हो गई है साथ के साथ में। और उनके कौन थे, विदेश मंत्री उनके साथ थे अब्दुल्ला, इनकी भी डेथ हुई है। 7 और लोग थे जिनकी इसमें डेथ हो गई है। अब इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये हो सकता है कि प्लान्ड हो, क्योंकि इजराइल वगैरह जो है इनके अगेंस्ट में हमेशा रहते हैं, और अभी इस तरीके से इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, क्योंकि ईरान सपोर्ट करता है को फ़िलिस्तीन को, सिया सुन्नी वाला जो कॉन्सेप्ट चलता है, इस वजह से साथ के साथ में बहुत सारी और भी कंट्रीज़ के साथ में ईरान के डिस्प्यूट हैं, क्योंकि जो USA है उसने भी सैंक्शन लगाया हुआ है। ईरान क्या कर रहा है, यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है कि ये जो दुर्घटना हुई है वो एक साजिश के तहत की गई हो। इस तरीके की न्यूज़ है। फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि इसकी वजह से क्या सिनेरियो चेंज होगा। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ईरान के साथ में आई हैं, और ईरान का जो ये जो राष्ट्रपति मिसिंग थे उनको सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए तुर्की ने हेल्प की, फ़िलिस्तीन ने भी हेल्प की, साथ के साथ और भी बहुत सारी इस्लामिक जो स्टेट्स थे, कंट्रीज़ थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो एक तरीके से 2 गुट तैयार हो गया है। और अगर आप बात कर लीजिए इजराइल का और USA का, तो बहुत ही इनसेंसिटिव उन लोगों का क्या रहा, इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया रही। ये अलग मुद्दा है। इंडिया के साथ रिलेशन ईरान के कितने हैं हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, चाबहार पोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे पोर्ट सईदी जो हो, उसके साथ और भी हम वहाँ पर रोड वगैरह बना रहे हैं। तो इंडिया और ईरान के रिलेशन काफ़ी ठीक ठाक हैं, और हमने अभी सैंक्शन USA का उसको ध्यान में न रखते हुए ईरान के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। अभी मुद्दा एक ये भी निकल के आया है कि आज ही किर्गिस्तान में SCO की बैठक होने वाली है, तो वहाँ पर किस तरीके से इसको लेकर के काम किया जाएगा और क्या बातें होंगी, क्या चर्चा होगी, इसके बारे में भी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ये भी चीज़ है कि SCO की बैठक कहाँ हो रही है, किर्गिस्तान में हो रही है, ध्यान में रखिएगा। आज बैठक होनी है, उसमें सारी चीज़ें निकल के आएंगी। कल फिर न्यूज़ आएगा, तो कल इसको बहुत डिस्कस
करेंगे डिटेल में, एससीओ के बारे में भी देखेंगे, साथ के साथ में हम किसके बारे में देखेंगे, किर्गिस्तान के बारे में भी हम देखेंगे इसको, ठीक है। फिलहाल ये फ्रंट पेज पे न्यूज़ थी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, इसलिए हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं हम अपने काम की चीज़ कहाँ पर, ये आपको जीएस पेपर 3 में लिंक करेगा एनवायरनमेंट वाला सेक्टर से, ठीक है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इलायची की खेती के बारे में, ठीक। यहाँ पर जो इडुक्की ज़िला है वो केरला का, वहाँ पर एक तरीके से एक कुछ नया निकल के इनिशिएटिव आया है, जहाँ पर ये महिलाएं जो हैं वो पूरा का पूरा इलायची की खेती भी कर रही हैं, साथ के साथ में खुद की एक ओन कंपनी भी चला रही हैं। और अब इस कंपनी को क्या किया गया है, जो रजिस्टर किया जा रहा है, साथ के साथ में ये कंपनी अब रजिस्टर होने के बाद में जो ऑक्शन होती है, जो बिडिंग होती है इलायची वगैरह से रिलेटेड, उसमें भी ये क्या करेंगे, अब पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में अगर देखा जाए तो बहुत एक एग्जाम्पल अच्छा सेट हुआ है। कहाँ पर, साउथ इंडिया में इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसके बारे में है। तो अब अगर कभी भी आपको वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाए तो इस तरीके के जो करंट में चलने वाले एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं कोट करने के लिए, इसीलिए नोट्स बनाने को कहा जाता है कि कभी भी इस तरीके का कोई भी चीज़ आता है उसको आप एक जगह पे नोट डाउन करके रख लें। जब भी आप अपनी आंसर राइटिंग करेंगे, जो रीसेंट करंट के एग्जाम्पल अगर आप डालते हैं तो आपका जो आंसर है वो और ज़्यादा क्या दिखाई देता है, प्रभावशाली, इफेक्टिव दिखाई देता है ना। तो इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर जो इस न्यूज़ में दिया गया है कि कितने किलो वो इलायची का प्रोडक्शन करते हैं, किस तरीके से, कितनी कंपनियां हैं, उसमें कितनी महिलाएं हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। ये बस हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमारे लिए काम की चीज़ ये थी कि इडुक्की ज़िले में इस तरीके का इनिशिएटिव पहली बार हुआ है, ठीक है। यहाँ से कई बार वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके का कौन सी ऐसी कंपनी है इलायची से संबंधित पहली वुमेन सेंट्रिक है जिसको पूरी तरीके से महिलाएं संचालित कर रही हैं, किस ज़िले से आती है, तो इडुक्की से, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है कार्डमम। कार्डमम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जब आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो पूछा जाता है, क्योंकि ये साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इसका उत्पादन किया जाता है और इलायची के बारे में आपसे क्वेश्चन बन जाता है। कई बार कोई भी क्रॉप होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कि उसकी मिट्टी कौन सी उसको ज़रूरत होती है, कितना उसको टेम्परेचर का ज़रूरत होता है, किस रीज़न में वो उगाया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि काजू वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है, गन्ने के बारे में पूछा जाता है। कई बार PYQ वगैरह देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछी जाती हैं, ठीक। तो हम देख लेते हैं कि इलायची की खेती, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जिंगी बेरासी परिवार से आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज कि इलायची किससे रिलेटेड है, तो ये जिंगी बेरासी परिवार से रिलेटेड है। कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर आपको दिखाई देगा। वेस्टर्न घाट वाला जो आपको ये पूरा एरिया दिखेगा, ये ढलान जो दिखेगी, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, इलायची की खेती होती है। यहाँ पर आपको केरला, साथ के साथ ये तमिलनाडु और कर्नाटक, यहाँ पर हर जगह पर आपको इलायची की खेती जब सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। इस तरीके से आंसर राइटिंग में मैप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, थोड़ा बहुत रफ मैप्स हर किसी को आना चाहिए। तो इलायची की खेती कहाँ पर की जाती है, दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट में, जिंगी बेरेसी परिवार से ये बिलोंग करता है, ठीक है। दक्षिण भारत के कौन कौन से राज्य में, स्पेशली केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। और इलायची जो है वो मसालों के रूप में यूज़ होता ही है, बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं इलायची का, ठीक। अब देख लेते हैं कि इसको किस तरीके की मिट्टी और जलवायु चाहिए होती है। तो इलायची की खेती के लिए दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, लोमी क्ले बोला जाता है जिसको, इसकी ज़रूरत होती है दोमट मिट्टी। साथ के साथ में कौन सी मिट्टी हो, जो थोड़ा सा एसिडिक हो, मिट्टी की प्रकृति इस तरीके से होती है दोमट मिट्टी की, थोड़ा सा एसिडिक होता है, ठीक है। अब एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। 7 से कम है तो वो क्या है, एसिड है, 7 से ज़्यादा है तो वो क्या है, बेस, ठीक है। अब ये आपको केमिस्ट्री का टर्म है, यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगी। फसल कितने की किस तरीके से ज़रूरत होती है, कौन सी मीटर कितनी ऊंचाई पर उगाई जाती है इलायची, तो सबसे ज़्यादा जो है 600 से लेकर के 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर इसकी खेती की जाती है। ये सारे पॉइंट्स कई बार एक स्टेटमेंट वाइज आपसे 2-3 स्टेटमेंट में, मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। अभी तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड भी चेंज कर दिया है, वहाँ पर एलिमिनेशन बहुत कम हो गया है। वहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं कि केवल ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट और ओनली 2 पेयर आर करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको हर चीज़ क्या है एकदम बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। डिलेमा वाली स्थिति रहेगी तो कई बार आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहाँ पर मैंने बात की, सबसे पहले दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है, 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये उगाए जाते हैं। टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर के
35 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है। वर्षा कितनी चाहिए होती है, तो 1500 से लेकर के 4000 mm, आई थिंक 152 लेकर के 400 mm होगा टोटल। तो यहाँ पर इतना जो है वर्षा की ज़रूरत होती है। और ये जनरली क्या है, जिंगीबेरेसी परिवार से आता है, दक्षिण भारत में उगाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कम से कम इसमें क्या होता है, फास्फोरस और उच्च उपलब्ध पोटेशियम होता है इसमें। साथ के साथ में ह्यूमस वाली मिट्टी, जो जिस मिट्टी में बहुत ज़्यादा फास्फोरस और फास्फोरस कम हो और एक तरीके से पोटेशियम ज़्यादा हो और जहाँ पर ह्यूमस हो, वहाँ पर इस तरीके की इलायची की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया यहाँ पर। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो ईरान से ही रिलेटेड है, जहाँ पर इंडिया ने अपना जो कंडोलेंस है वो एक तरीके से दिया है। ईरान के जो राष्ट्रपति जी की डेथ हुई है उसको लेकर के इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, ये जो न्यूज़ है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है। जो जीएस पेपर 2 पार्लियामेंट है आपका, उसमें सिक्योरिटी को लेकर के, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी, या फिर अगर आप इसको जीएस 3 से लिंक करके देख लीजिए तो इंटरनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा आ जाता है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में केवल बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही मैटर नहीं होता। इंटरनल सिक्योरिटी में देश के अंदर भी कोई थ्रेट होता है तो उसको लेकर के भी चीज़ें होती हैं। कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर में 2-3 स्टूडेंट्स पहुंच गए थे और वहाँ पे लोग पहुंच गए थे, बेसिकली स्टूडेंट तो नहीं कहा जाएगा उनको, और वो लोगों ने किया था जा कर के वहाँ पर कुछ एक गैस रिलीज़ की थी, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट निकल के आया था। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क खड़े हुए थे कि क्या इतने बड़े पार्लियामेंट, हाल ही में हमने उनका इनॉग्रेशन किया है, इतने करोड़ों रुपये लगा करके बनाया है, वहाँ इतने बड़े बड़े MP वगैरह बैठते हैं जिनको देश की नीतियाँ बनाने का काम करना है, बड़े नेता हैं वहाँ पे बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सारे लोग वहाँ पर होते हैं, और ऐसी जगह में इस तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट निकल के आना, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगा। उसके बाद में क्या किया, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सारी चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए जो पहले PSS हुआ करता था वहाँ पर से अब उसको रिप्लेस करके क्या बोला कि CISF के थ्रू क्या किया जाएगी, अब पार्लियामेंट की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले PSS क्या काम करता था, कब वो फॉर्मेशन हुआ था, और CISF से रिलेटेड क्या मुद्दे निकल के आए हैं, जिसके बारे में ये न्यूज़ बात कर रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है कि जब 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, सबको याद होगा जब हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी कि 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, पार्लियामेंट के अंदर में क्या किया था, जा कर के उन्होंने भी इस तरीके का काम किया था, बॉम्ब फोड़ दिया था। लेकिन वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं था, वो बस अपना एक तरीके से क्या करना चाहिए, अपोज, अपना एक विरोध दिखाने के लिए चीज़ें की गई थी। क्योंकि उस समय में ये मुद्दा चल रहा था, नरम दल और गरम दल के बीच में ये मुद्दा चल रहा था। नरम दल ये चाह रहा था कि जो हमारे नेता हैं वो पार्लियामेंट में जाएं, इन्वॉल्व हों और अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके वहाँ पर अपने लोगों के लिए जो भी मुद्दे हैं, नीतियाँ हैं, उनको उनके सामने रखें, एक तरीके से पार्टिसिपेट करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और तब जा करके अच्छी नीतियाँ बन करके आए। लेकिन जो गरम दल था उन्होंने बोला कि बहुत हो गया इस तरीके का, बार बार हमने उनसे मांग लिया और उन लोगों ने देना तो है नहीं, ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों को देना तो है नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, हम जो ये पार्लियामेंट वगैरह जैसी चीज़ें हैं उसका बाइकआउट करेंगे। इस तरीके का उस समय में सारा चीज़ चल रहा था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब 1929 में जा करके पार्लियामेंट के अंदर में इस तरीके का बॉम्ब फोड़ा था, उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरीके से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए सॉलिड कानून बनाना शुरू किया, ठीक। उसके बाद में अगर हम आज़ाद भारत में देखें तो हमारे यहाँ पे जब 2001-2 में 2003 में जा करके इसके ऊपर हमारे यहाँ भी काम करना शुरू किया गया आज़ाद भारत में, और ज़्यादा टाइटन किया गया इन सारी चीज़ों को, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दे थे उसको और ज़्यादा एक तरीके से कठोर बनाया गया, ठीक है। 2001 में हमारे यहाँ पर टेरर अटैक हुआ था, सभी को मालूम होगा, मुंबई में जो हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें जो बॉम्ब फोड़ा गया था, संजय दत्त वाला केस, आई थिंक जो मूवी भी बनी है उसके ऊपर में, तो इन सारी चीज़ों को फिर देखते हुए क्या किया गया था, 2003 में PSS बनाया गया। PSS का पहले नाम कुछ और हुआ करता था, फिर 2008 में इसका नाम चेंज करके इसको बोला गया PSS। इसका फुल फॉर्म क्या है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये जो है 2008-9 से ये पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो है अब तक क्या कर रही थी, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का काम देख रही थी। लेकिन जब सिक्योरिटी ब्रीच हुई अभी पिछले कुछ महीनों पहले, जब ये इस तरीके के केस निकल के आए, तो अब गवर्नमेंट ने और साथ के साथ में पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरीट हैं उन्होंने ऐसा सोचा कि PSS में कमियाँ निकल के आ रही हैं, इसलिए इसको रिप्लेस
बेस करके अब CISF जो है, जो कहना चाहिए क्या है, एक तरीके से इंडस्ट्रियल सर्विसेज है फोर्स है, वो उसको क्या किया गया, सिक्योरिटी के लिए सारा जिम्मा दिया गया। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस के भी बहुत सारे ऑफिसर थे जो कि पार्लियामेंट में काम कर रहे थे, उनको धीरे धीरे हटाया गया और उनके जगह पे फिर फाइनली अब पूरे CISF को क्या कर दिया गया, डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन कंसर्न निकल के ये आ रहा है कि पहले तो कुछ सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी पार्लियामेंट के रह चुके हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कंसर्न दिखाया है। साथ के साथ कुछ हमारे नेता भी हैं जो कि जैसे तमिलनाडु के एक MP हैं, उन्होंने बात की कि ये CISF जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है सिक्योरिटी को लेकर के। इनको जनरली इनका काम क्या होता है, एयरपोर्ट पे, मेट्रो पे, ये वहाँ पर सिक्योरिटी देखते हैं। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है और एयरपोर्ट और मेट्रो की जो सिक्योरिटी है वो अलग चीज़ है। पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े नेता भी होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से डील करना है ये CISF को मालूम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। इसके लिए तमिलनाडु के MP ने एक एलिगेशन भी लगाया था कि जब मैं अंदर पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करने के लिए सोच रहा था तो इन्होंने मुझे 3 बार रोका, लेकिन इसके पहले जब PSS सिक्योरिटी करती थी तो वो उनकी सिक्योरिटी में इस तरीके का कोई भी कमी, इस तरीके की कोई भी एक तरीके से कठिनाई निकल के नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी CISF के ऊपर में क्वेश्चन मार्क उठ रहा है कि क्या सही तरीके से ये भी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को ध्यान में रख पाएगी या नहीं रख पाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुद्दा क्या चल रहा है CISF के बारे में। साथ के साथ में PSS के बारे में भी हमने बात की। तो आपको पूछा जाए कि PSS क्या है, तो क्या है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। कब बना है, 2008-9 से ये काम कर रहा है। किस लिए काम कर रहा है, तो पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए ये काम कर रहा है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये जो है बेसिकली एडिटोरियल है। क्या बात कर रहा है, क्रिटिकल टाइम कॉल फॉर स्ट्रॉन्ग जुडिशियल एजुकेशन। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, GS पेपर 2 में जब पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के बीच में शक्ति के पृथक्करण की बात होती है तो वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए कि किस तरीके से डेमोक्रेसी चलनी चाहिए तो वहाँ पर भी आप इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी हाल ही में CAA का मुद्दा आया। CAA से रिलेटेड हमने कल भी न्यूज़ देखी थी कि कई जो लोग हैं वो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बावजूद भी उनको क्या नहीं मिल रही है, नागरिकता इंडिया की नहीं मिल पा रही है, उसमें कुछ कमियाँ आ रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके, इसी तरीके की न्यूज़ को ध्यान में रख करके एडिटोरियल लिखा गया है जहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से जो जुडिशरी है उसको इन तरीके के मामलों में हस्तक्षेप करना ज़रूरी है। जब कोई कानून इस तरीके से बन जाता है जो कि एक समुदाय को टारगेट कर रहा है या फिर जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिव तरीके से, तो वहाँ पर जुडिशरी को स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये लेजिस्लेचर का मामला है और वो उसको देख लेगा। अगर हम डीमोनेटाइजेशन की बात करें, जो नोटबंदी हुई थी उसमें भी कोर्ट ने बोला कि नोटबंदी बिल्कुल सही है। वहाँ पर इस कोर्ट ने ये नहीं बोला कि इतने सारे लोगों को बहुत सुविधा हुई, उसके बारे में कोर्ट ने नहीं देखा। जब आर्टिकल 370 हटा उसके ऊपर भी कोर्ट ने क्लियर कर बोला कि हाँ वो सारी चीज़ें ठीक है। 370 तो ठीक है, उसको हटाया गया, बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि कश्मीर में अब चीज़ें सुधर रही हैं अगर देखा जाए तो। ठीक, उसके बाद में अभी CAA का मुद्दा आया है। CAA के मुद्दे में क्या चीज़ें हैं कि स्पेशली जो है माइनॉरिटीज़, हिंदू माइनॉरिटीज़ को ही इसमें एड्रेस किया गया है, नागरिकता देने की बात की गई है। कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ में जहाँ पर मुस्लिम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं चीज़ों से, तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड होना चाहिए था कि अगर वहाँ से मुस्लिम भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी CAA में कुछ प्रोविजंस होने चाहिए थे। अगर आप नागरिकता दे रहे हो तो आप सभी लोगों को दो जिनको इसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप किसी को भी मत दो। तो ये सारी चीज़ें आई, लेकिन जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये लेजिस्लेचर का अपना मामला है, लेजिस्लेचर उसको देख लेगा। इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट जजमेंट के थ्रू बात की गई है। यहाँ पर बात की गई है कहाँ पर, इसमें बात की गई है मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 2021 का। यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला था, कोर्ट ने बोला था लेजिस्लेटिव मैलिस इज बियॉन्ड द पेल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द लॉ कोर्ट। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि लेजिस्लेटिव मैलिस का मतलब क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण अगर कोई विधायी कानून बन गया है तो वो क्या होगा, बियॉन्ड द पेल ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ लॉ कोर्ट्स।
यहाँ पर कोर्ट ने बोल दिया था क्लियर कट कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर आती हैं। तो 2021 के इस मामले को याद रखिएगा, मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर कोर्ट ने इस तरीके का एक तरीके से कहना चाहिए इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद ये सारे मुद्दे और भी आगे चले। जब 370 वाला मुद्दा आया था तो 2023 में एक तरीके से पिटीशन गई थी। विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस था। ये आर्टिकल 370 को लागू करने से रिलेटेड था। वहाँ पर भी कोर्ट ने क्या किया, एक तरीके से सीधे सीधे बाइकआउट कर दिया चीज़ों को, सिर्फ ये बोल करके कि 370 का हटना बिल्कुल सही है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये बात नहीं की गई कि किस तरीके से ये जो चीज़ें लागू हुई, वहाँ पर अगर इंटरनेट वगैरह को बंद किया गया और कुछ चीज़ें ऐसी हुई तो उसके ऊपर 2 दिन की 3 दिन की चर्चा या फिर बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एक तरीके से एनालिसिस करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि जो गवर्नमेंट है उसने सही काम किया है। सही है या गलत है ये बात की बात है, अच्छी तरीके से उस पर निर्णय लेना, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मामला निकल के आया विवेक नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस। उसके बाद में अगर आप बात कर लीजिए, हाल ही में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक मामला गया था, जो कि कौन सा मामला है, ये जो है एक्ट बना अभी हाल ही में, अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिसर एक्ट 2023 का। किसके रिलेटेड था ये, इलेक्शन कमिश्नर जो है उनके अपॉइंटमेंट और सर्विस, उनकी टर्म कितनी होगी, कार्यकाल कितना होगा, इसको लेकर के 2023 में एक्ट बनाया गया। उसमें भी मामला निकल के आया कि उसमें क्या चीज़ें मेंशन थी। वहाँ पर चीज़ें ये मेंशन थी कि जो पीएम होंगे वो साथ के साथ में उनके एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और साथ के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन, जो कि कहाँ के, जैसे कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, वो ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर, यही 2 पार्टी के हो गए तो एक तरीके से पूरा जो जजमेंट है वो एक ही तरफ झुक गया। तो फिर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो रिलेवेंस है वो ख़त्म हो गई। यहाँ पर जुडिशरी को या फिर किसी जज को शामिल करने की बात की गई थी, तो उसको लेकर के कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दी अपनी, लेकिन जो है लेजिस्लेचर ने सुना नहीं और फिर 2023 में उन्होंने एक्ट पारित कर दिया। तो इस तरीके से बार बार इस एडिटोरियल में बोला गया है कि बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर लेजिस्लेचर जो है, जो विधायिका है, उन्होंने कोर्ट के जजमेंट्स को क्या किया है, नज़रअंदाज किया है। और कई जगह पे जो विधायिका खुद, न्यायपालिका खुद, उसने क्या किया है, विधायिका के कुछ कानूनों को सही तरीके से एग्जामिन नहीं किया है। लेकिन अभी वो ऐसा टाइम है जिस समय में अगर लेजिस्लेचर, डेमोक्रेसी किस चीज़ से बनकर के चलती है, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में आपकी लेजिस्लेचर भी आती है और आपका जुडिशरी भी आता है। तो अगर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जो चीज़ें बन रही हैं, लेजिस्लेचर कुछ ऐसे कानून बना रहा है जो कि एक तरीके से टारगेटेड है या फिर क्या है, वो एक तरीके से एक ही समुदाय को हिट कर रहा है, या फिर कुछ भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जनता को कठिनाई हो रही है, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी को लागू रखने के लिए जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल कई मामलों में जुडिशरी काम नहीं कर रही है सही से। यहाँ पर 3 तलाक का मुद्दा भी लेकर के आई है, इस एडिटोरियल में बात किया गया है राइटर के थ्रू कि जब 3 तलाक का मुद्दा आया था उस समय भी कोर्ट ने क्या किया था, शायरा बानो का केस आया था शायद 2017 में, ठीक है। तो शायरा बानो केस जो आया था 2017 में, तो वहाँ पर भी कोर्ट ने बोल दिया कि जो 3 तलाक है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, उसको नल एंड वॉइड किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। शायरा बानो के केस में 2017 में कोर्ट ने खुद ही बोल दिया था कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये जो 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है कि जब कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि 3 तलाक जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फिर अलग से जो विधायिका है उसको क्यों कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी। लगभग 3-4 साल के बाद फिर से विधायिका ने उसके ऊपर कानून बना दिया, ठीक है। तो जो चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट कर चुका है उसको बार बार नज़रअंदाज करना, कोर्ट की अवहेलना करना, ये भी काम विधायिका के द्वारा बार बार किया जा रहा है। लेकिन जुडिशरी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और कई ऐसे मामले हैं जो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल एक तरफा टिल्टेड हो जा रहे हैं। लेजिस्लेचर अपने हिसाब से जो है चीज़ें पारित कर रहे हैं। जो यहाँ पर इस एडिटोरियल में किसानों को लेकर के भी बात की गई है कि जब किसानों को लेकर के जो कानून आया था उसके ऊपर भी लंबे समय से, लगभग साल भर तक वहाँ पर सारे चीज़ें किसान प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन वहाँ पर जुडिशरी ने एक्शन लिया, बाद में लिया, ठीक है। मतलब लंबे समय तक कई सारे किसानों की डेथ हुई, 1 साल से ऊपर तक वहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट चलता रहा, गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर अगर जुडिशरी चाहती तो क्विक एक्शन लेकर के, 100 मोटर लेकर के तुरंत गवर्नमेंट से ये बात कर सकती थी कि आप सारी चीज़ों को सही तरीके से जल्द टैकल क्यों नहीं कर रहे हैं।
कोर्ट ने अपनी अलग से कमेटी बनाई थी इस पर जांच करने के लिए। जुडिशरी की तो अलग कमेटी थी ही थी, लेजिस्लेचर ने अपना अलग कमेटी बनाया हुआ था। मामला इतना खिंचता गया, लोग किसान जो हैं वहाँ पर परेशान होते रहे। तो इस तरीके की जो कमियां हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जो लूप होल आ रहे हैं, इसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल बात करता है। और इसने यूएसए से जो है एग्जाम्पल लेने की बात की है। यूएसए के बारे में बात की है कि यूएसए में 1973 में एक केस आया था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्सेस मोरेना का केस था। और वहाँ पर यूएसए के द्वारा बोला गया था कि सी शेड दैट द इनेक्टमेंट ऑफ एक्सक्लूडेड हिप्पीज फ्रॉम कलेक्टिव रेजिडेंस राइट इम्प्लीस। तो यहाँ पर बात की गई थी, ये जो बेसिकली मुद्दा था ये एग्रीकल्चर फार्मर साथ के साथ में वहाँ के जो रेसिडेंशियल लोग हैं उनके बारे में मुद्दा था। तो वहाँ पर यूएसए में 1973 में ही ये बोल दिया गया था कि जनता का हित जो है वो सबसे पहले आता है, और अगर इसमें कोई भी कमी दिखाई देगी तो कानून से ज़्यादा जुडिशरी इसके ऊपर एक्शन लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू भी बात की गई है। और यहाँ पर हमारे इंडिया में क्या क्या कमियाँ हैं उसको लेकर के बात की गई है कि किस तरीके से अभी वो टाइम है जहाँ पे जुडिशरी को एक क्विक एक्शन लेने की, सही एक्शन लेने की, और अपना एक जो इम्पॉर्टेंट रोल है उसको सही तरीके से अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा, सारा मुद्दा क्या है उसके ऊपर हमने सारी चीज़ें बात की हैं। अब अगले चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। यह जो है एक तरीके से डाटा बेस्ड है, ये आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बात क्या की गई है, यहाँ पर इंडिया और चाइना के कंजम्पशन कंपैरिजन की बात की गई है डिफरेंट फ्लो चार्ट्स के माध्यम से। यहाँ पर चार्ट 1 में क्या बात की गई है, कंपेयरिंग इंडिया चाइना कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिहाज से देखिए, सबसे पहले बात तो ये की गई है कि हाल ही में हमने क्या किया है, अभी चाइना को जनसंख्या के मामले में बीट कर दिया है। मतलब अब देश की जो जनसंख्या या आबादी है वो विश्व के लेवल पे पहले नंबर पे आ गई है। ठीक है, और जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए, एक रिप्लेसमेंट जिसको बोला जाता है 2.1, यानी कि माता और पिता, मदर एंड फादर, जो माता पिता हैं उनको रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। तो इंडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चाइना में ये डिक्लाइन कर गया है। चाइना में पॉपुलेशन लगभग क्या हो गई है, 6.4% जो बर्थ है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट एक तरीके से कितने % कम हो गई है, फर्टिलिटी रेट -1 में चली गई है चाइना की, इस तरीके से। और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि 2060 तक ये जो रेशियो है हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ का वो बढ़ेगा। मतलब कि हमारा जो कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, इसके बारे में बात की गई है। साथ ही साथ अब जब उपभोग बढ़ेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, इट मीन्स इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा, इसके बारे में बात है। लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है विथ चाइना। चाइना के रिस्पेक्ट में बात की गई है कि चाइना में भले ही अभी ऐसा हो रहा है कि कंज्यूमर जो हैं वहाँ के कम हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ में अगर आप बात करते हैं पीपीपी की, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये क्या होता है, अगर 2 देशों के बीच में तुलना करनी होती है तो गुड्स की सर्विसेज का इस तरीके से तुलना की जाती है कि रेट जो है वो डिफरेंस ना आए। मतलब कि जो एक देश में किसी सामान की जो कीमत है, दूसरे देश की सामान की भी कीमत को उसी प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ये इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ें होती हैं। हर देश को जब तुलना करनी होती है बहुत सारे देशों के बीच में कि वहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का किस तरीके से कंजप्शन होता है, तो वहाँ पर पीपीपी का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख करके बात की गई है। दूसरे चार्ट में बोला गया कि कंट्रीब्यूशन बाय रीजनल एंड ग्लोबल कंज्यूमर क्लास ग्रोथ इन 2024। यहाँ पर बात की गई है कि अगर आप देख लीजिए इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर चाइना अगर जो कंजप्शन कर रहा है 27.7 का ग्लोबली, तो इंडिया का कंजप्शन कितना है 29.5। साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए कि हर साल पर कैपिटा इनकम के ऊपर में कितना इंडिया के लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चाइना के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें कि हम अपनी जेब से कंजप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है, उपभोग बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि अगर हमारे यहाँ कंजप्शन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कितनी होनी चाहिए थी, चाइना से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए थी, अच्छी खासी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आप जीडीपी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। चाइना की इकोनॉमी अगर 17 ट्रिलियन की है तो हम वहाँ पर अभी बहुत पीछे चल रहे हैं, अगर ये फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कंजप्शन बढ़ रहा है, आपका प्रोडक्शन
बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, अगर जीडीपी ग्रोथ देख लीजिए आपकी, तो वो क्या हो रही है, चाइना के रिस्पेक्ट में कम है। इसमें बताया गया है कारण कि हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा खर्च जो हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, गुड्स के ऊपर में, उसमें भी जो फूड बेवरेज हैं उसके ऊपर में, अन्न वगैरह है उनके ऊपर में, ठीक है। हमारे यहाँ जो कंजप्शन जो है या फिर जो खर्च है, एक तरीके से एक्सपेंडिचर जो है, वो हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम है। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे हो रहा है, अनाज के ऊपर, फूड के ऊपर, है ना। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में चाइना के रिस्पेक्ट में बात करें तो चाइना के लोग फूड के ऊपर भी खर्च कर रहे हैं और चाइना के लोग जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर भी बहुत अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। और जब आप अच्छा एजुकेशन लेते हैं, आप अच्छा हेल्थ आपकी होती है, तो आप डेफिनेटली बहुत ही प्रोडक्टिव काम करते हैं, ठीक है। इस वजह से यही कारण है कि अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो हमारा कंजप्शन या हमारा खर्च जो है इकोनॉमी के लिए वो ज़्यादा होने के बावजूद भी हम चाइना से पीछे क्यों हैं, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ जैसे जिन टॉपिक्स के ऊपर में अच्छा खासा हमें खर्च करना चाहिए था वो हम अभी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जीडीपी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, यहाँ पर दोनों देशों के बीच में कंपैरिजन किया गया है कि इंडिया जो है वो अपने जीडीपी का लगभग 68% कंजप्शन में खर्च कर रहा है। वहीं पर अगर आप चाइना को देखिए तो वो आपको 58 के करीब में दिखाई देगा। मतलब अगर आप जीडीपी वाइज भी देख रहे हैं तो चाइना से कहीं ज़्यादा हम अपना खर्च कर रहे हैं। इसमें अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो भी हमारे इंडिया में चाइना के कंपेरिजन में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ग्रोथ चाइना से कम क्यों है, क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर में हमें सही तरीके से खर्च करना चाहिए था, हेल्थ, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, उसमें हम चाइना से बहुत कम खर्च कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप क्या सिनेरियो है। और अगर जब भी आपसे कुछ तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ऐसे कारण है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी ज़्यादा है, हम कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना से पीछे क्यों है, तो कारण ये है कि जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए था वहाँ पर एक्सपेंडिचर हमारा कम है और बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर परचेसिंग पावर पैरिटी के बारे में बात की। क्या होता है, एक तरीके से मुद्रा रूपांतरण है जो क्या काम करता है, विभिन्न मुद्राओं की क्रय शक्ति को समान बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। और जो क्या करता है, देशों के बीच में जो मूल्य स्तर पर अंतर होता है उसको क्या करता है, ख़त्म करने का काम करता है। मतलब कि एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, अगर यहाँ पर ब्रेड की कीमत 20 रुपये है तो यहाँ पर भी ब्रेड की कीमत 20 हो। इस तरीके से मैकेनिज़्म के थ्रू इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सो दैट कि दोनों देशों के बीच में तुलना अच्छे से की जा सके, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान में रखिएगा, कई बार टर्म से इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है, अगली न्यूज़ वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। पॉलिटी में आपको जीएस पेपर 2 में कहाँ पर लिंक करना है, पॉलिटी में जब जल विवाद के बारे में बात की जाती है वहाँ पर दो देशों के बीच, राज्य के बीच में डिफरेंस की बात होती है, डिस्प्यूट की बात होती है, केंद्र या राज्य के बीच में डिस्प्यूट की बात होती है, तब आपको वहाँ पर ये सारे टॉपिक को लिंक करना होता है। सिलेबस जो है वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें जो भी 12-20 हर पेपर में लगभग 20 आपको टॉपिक्स मिलते हैं और वो आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए। तभी कोई भी आप न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पर पूछा जाएगा और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि उससे किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर तमिलनाडु के वाटर डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक कहाँ पर डिस्कस होगा, जीएस पेपर 2 में, जब आप राज्य संबंधों के बीच की बात करेंगे या आप केंद्र और राज्य के बीच में डिस्प्यूट या संबंधों की बात करेंगे, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा आपको क्या बात कर रहे हैं हम, सिलेबस को ध्यान से देखने की और याद करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मुद्दा क्या है वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल मुद्दा है, जो पलानी स्वामी जी हैं वहाँ के मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि तमिलनाडु विल प्रोटेक्ट इट्स राइट इन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। अभी तमिलनाडु का कर्नाटक के साथ, केरला के साथ में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी जल विवाद को लेकर के। उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने बात की है कि इलेक्शन अभी चल रहा है वहाँ पे, इस वजह से कि जब ये सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, इन सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे। हमारे लिए पॉलिटिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं जल विवाद को लेकर के। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले तो कि संसद और राज्यों के बीच में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिकल 246 के तहत आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप स्पेशली जल विवाद के बारे में या दो राज्यों के बीच में विवाद की बात करेंगे तो जल विवाद जो है वो आर्टिकल 262 में आता है, ठीक। तो उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर
जल निकासी और तटबंध जल भंडारण, ये सारी जो शक्तियाँ हैं, तो पानी जो है वो कहाँ पर आता है सबसे पहले तो ये क्वेश्चन। तो ये सारे मुद्दे स्टेट लिस्ट में आते हैं। अगर पानी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो सारा मुद्दा कहाँ पर आता है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। स्टेट लिस्ट में ध्यान में रखिएगा, वाटर जो है वो आता है आपका, जो सिंचाई है, नहर जल है, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। तो स्टेट की भी अपनी एक तरीके से क्या है जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई भी मामला हो पानी वगैरह से रिलेटेड, उसको स्टेट को अपने लेवल पे क्या करना होता है, रिजॉल्व करना होता है। लेकिन जब मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो इसको देखती है, मतलब कि एक तरीके से संविधान का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले तो कि जल आपूर्ति राज्य सूची का विषय है, और अंतर्राज्यीय नदी घाटियों का जब इस तरीके का कोई मामला आता है वो चला जाता है संघ सूची में। मतलब क्या है, पहले तो डिफरेंस समझना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर बात सिर्फ और सिर्फ हो रही है किसकी, संघ सूची की बात हो रही है, तो वहाँ किस तरीके के जल से रिलेटेड मुद्दे आएंगे, वहाँ पर मुद्दे आएंगे कि अगर दो स्टेट्स के बीच में पानी को लेकर के कोई भी मुद्दा हो रहा है तो वो जो मैटर हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, वो संघ सूची का, यानी कि जो आपकी सेंट्रल लिस्ट है उसका। संविधान में 3 सूचियाँ हैं, एक है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, साथ के साथ में एक कॉन्करेंट लिस्ट है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, पॉलिटी में आपको याद होना चाहिए। तो ये जो मुद्दा है, अगर मान लीजिए 2 राज्यों के बीच में पानी को लेकर के कोई विवाद है, वो संघ सूची का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य के अंदर ही पानी को लेकर के कोई मुद्दा है, जैसे कि सिंचाई के लिए पानी कम है, नलकूप वगैरह, आप जल की आपूर्ति, तो वो राज्य का इंटरनल मामला होगा और वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया आपको? पहले तो बेसिक डिफरेंस ये। दूसरी बात यह है कि संविधान में आर्टिकल जो है 262 वो मेंशन करता है क्या, कि अगर 2 राज्यों के बीच में पानी से रिलेटेड कोई मुद्दा होगा तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। 262 का जो क्लॉज 1 है वो क्या करता है कि संसद जो है इसके रिस्पेक्ट में कानून बनाएगा और क्या करेगा, किसी भी अंतर्राज्यीय नदी पानी का जो भी विवाद है उसको ठीक करने का काम करेगा। कौन करेगा? 262 के तहत संसद कानून बनाएगा। 262 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि इस संविधान में कोई भी कानून जो है क्या करेगा, ना तो सर्वोच्च न्यायालय ना ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद को या शिकायत को अपने क्षेत्राधिकार में लेगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा मामला जो है वो संसद के अंदर आएगा। इसके अंदर कोई भी हाई कोर्ट वगैरह का क्या होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन 262 को जो है वो बाद में फिर अमेंड किया होगा और कोर्ट ने, क्योंकि कई सारे हमने ऐसे मुद्दे देखे हैं कि वो मामला कोर्ट में जाता ही जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर 2019 में संशोधन किया गया इस एक्ट में। पहले तो ये 1956 का एक्ट था जल विवाद को रिजॉल्व करने से रिलेटेड, उसको 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और उसमें चीज़ें बोलेंगे कि अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होता है तो उसका न्याय निर्णय क्या होगा, किस तरीके से होगा, उसको और ज़्यादा एक तरीके से मैकेनाइज्ड वे में रखा गया और ज़्यादा उसको सुव्यवस्थित किया गया। और किया गया क्यों? क्योंकि उस समय में जब ये वर्तमान कानून था तो उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, कमियां थी कि किस तरीके से उनको डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर कोई स्टेट मानने के लिए रेडी ही ना हो, मान लीजिए 3-4 स्टेट्स के बीच मुद्दा चल रहा है, एक स्टेट मान गया, 2 स्टेट मान गया, लेकिन बाकी लोग मानने के लिए रेडी नहीं हुए, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इसको लेकर के फिर से संशोधन किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 2019 में क्या किया गया, संशोधन किया गया। इनिशियल जो नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का था, तो 1956 के अधिनियम में संशोधन करके 2019 में नई चीज़ें जोड़ी गई। आर्टिकल 262 के बारे में बताया कि जो भी जल विवाद से रिलेटेड 2 राज्यों के बीच में जल विवाद से, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जल विवाद से रिलेटेड जो भी मुद्दा होता है उसको संसद कानून बना करके देखती है, ठीक है। और कौन सी, सेंट्रल लिस्ट में आता है। अगर राज्य के अंदर केवल और केवल जल से संबंधित मुद्दा हो तो वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बात की गई है कि बहुत सारे राज्यों के साथ में हमारा क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो सबसे पहले रबी और ब्यास, आप लोकेशन वाइज देखिए कि रबी और ब्यास आपको बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में मिलेगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर वाले, हिमाचल प्रदेश वाला, ये सारे एरिया में आपको मिलेगा। तो ये किन राज्यों के बीच में? पंजाब, हरियाणा, साथ के साथ में राजस्थान, साथ के साथ आप देख लीजिए कि जो सतलज है वो भी यहाँ से निकल के आती है, रावी वगैरह। तो आपको मैपिंग के थ्रू अगर आपको पता होगा कि ये किस जगह की, किस लोकेशन की बात हो रही है, कहाँ की नदियों की बात हो रही है, तो आप निकाल के लेके आ जाएंगे कि वहाँ पर कौन कौन से स्टेट होंगे जिनके बीच में ये विवाद चल रहा होगा, ठीक है। तो आपको जो ट्रिब्यूटरीज है सिंधु नदी की, उसमें आप देखेंगे कि सिंधु जब यहाँ से होकर के निकल के जाती है और पाकिस्तान में मिलती है, फिर उसमें बहुत सारी और भी रिवर जाके मिलती है, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया और सतलज वगैरह हो गए, ब्यास हो गए, इस तरीके से। तो रबी और
पर ब्यास जो नदी जल विवाद है वो किसके बीच में, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के आसपास और कौन कौन से राज्य हैं आपके, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और राजस्थान वगैरह, तो इनके बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद कृष्णा नदी जल विवाद किसके किसके बीच है, तो कृष्णा नदी आपको कहाँ पर मिलेगी, लगभग साउदर्न पार्ट में आपको महाराष्ट्र से निकल करके दिखेगी। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, यहाँ पर आपको कृष्णा नदी दिखाई देगी। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे आपको कावेरी नदी मिलेगी। कावेरी नदी कहाँ पर, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच में कावेरी नदी को लेकर के विवाद मिलेगा। एक नदी है वंशधारा नदी, ये कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच में वंशधारा नदी को लेकर के जल विवाद है। उसके बाद गोदावरी, महाराष्ट्र, गोदावरी जो है महाराष्ट्र के आसपास और कौन है, तो आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देगा, फिर नीचे आप कर्नाटक, उसके बाद एमपी, ओडिशा। तो ये सारे जो है स्टेट वाइज कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्पेशली पीसीएस में, कि कौन सा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। उसके बाद महानदी, महानदी सबसे ज़्यादा कहाँ पर ओरिजिनेट होकर के जो सिहावा पर्वत है वहाँ से निकलती है। उसके बाद ओडिशा में सबसे ज़्यादा बहती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बहती है। तो महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में है। उसके बाद महादाई एक रिवर है, वो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, और पेरियार जो है, पेरियार कहाँ पर है, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु और केरल के बीच जल विवाद है। तो जितने भी ऐसी नदियाँ हैं जो कि बहुत सारे स्टेट्स में बहती हैं, लगभग वहाँ पर क्या होता है, जल विवाद निकल करके आता ही आता है। कर्नाटक को ये लगता है कि हमें पानी कम मिल रहा है उस नदी का, तमिलनाडु को ये लगता है कि हमको पानी कम मिल रहा है। तो इसको लेकर के क्या हो रहा है, समय समय पर डिस्प्यूट चलता रहता है। उसी को लेकर के न्यूज़ थी। हमने यहाँ पर आर्टिकल 262 को भी क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया हमने। संघ सूची, राज्य सूची भी देख ली। प्रीलिम्स के लिहाज से सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते चल रहे हैं। अगली न्यूज़ जो मैंने बताई थी आईसीएमआर के बारे में, यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि बीएचयू के जो स्टडी हुई है कोवैक्सीन के ऊपर में, किशोरों और वयस्कों के ऊपर में इसके नेगेटिव इफेक्ट की बात की थी बीएचयू ने, उसको आईसीएमआर ने खारिज कर दिया है। बोला इस स्टडी से हमारा कोई वास्ता नहीं है, इनके बीच में आपस में अपना डिस्प्यूट चल रहा है फिलहाल। लेकिन जानने वाली बात यह है कि अभी तक कोविशील्ड पर तो पुष्टि हो गई है कि नेगेटिव इफेक्ट है, लेकिन कोवैक्सीन पे भी नेगेटिव इफेक्ट है। अभी इसकी कोई स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है कि नेगेटिव इम्पैक्ट है या नहीं है। दूसरा हमने ये जो न्यूज़ देखा वो एससी के बारे में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अग्री किया है टू वेव टेलीकॉम इंटरेस्ट ऑन आईटी जो ड्यूज़ ऑन लाइसेंस फ़ी। तो आईटी जो लाइसेंस फ़ी है उसके बारे में एक मुद्दा चल रहा है। लगभग 1999 से ये मुद्दा निकल के आया है। 1994 और 1999 में ही इस तरीके के मुद्दे निकल के आए कि जो आईटी कंपनीज़ होती हैं जब वो टैक्सेशन देती हैं उसके पहले एक लाइसेंस होता है जिसके थ्रू जितने भी हमारे यहाँ टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जैसे कि भारती मित्तल, जियो वगैरह, तो एक लाइसेंस उनको मिलता है, उसके थ्रू ही उनको नेक बैंड वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं जो ब्रॉडबैंड बोला जाता है। और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर डेटा वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनके फील्ड में वो काम करते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्यू जो है एक तरीके से अमेंडमेंट किए गए थे, पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें बोला गया था कि 1999 में ये बोला गया था कि टेलीकॉम कंपनियाँ जो भी प्रॉफिट कमाती हैं उनमें उनको टैक्स तो देना ही है, साथ के साथ जो उन्हें लाइसेंसिंग फ़ी के ऊपर, लाइसेंसिंग फ़ी जो है उसके ऊपर भी उनको क्या कर देना है, टैक्स देना है, क्योंकि लाइसेंस के थ्रू ही उनको व्यापार करने का मौका मिल रहा है। इस तरीके के लेकर के डिस्प्यूट है, काफ़ी लंबे समय से हैं। 2023 में भी, अक्टूबर 2023 में फिर से टैक्स को लेकर के मुद्दा निकला, इनकम टैक्स को लेकर के। कोर्ट जो है, जो हमारी विधायिका है उसने इस तरीके के कुछ कानून बनाए कि उनको जा कर के रेट्रोस्पेक्टिव उनके ऊपर कुछ इफेक्ट लगे, जैसे भूतलक्षी इफेक्ट जिसको बोला जाता है कि आज जो भी कानून हो, आज जो भी चीज़ें हो, जो डेवलपमेंट हुए हैं वो आपके पीछे के जो प्रॉफिट होंगे उनके ऊपर भी लागू होंगे। इस तरीके से डिस्प्यूट था। तो अभी कोर्ट ने फिलहाल कंपनियों को थोड़ी बहुत राहत दी है। मुद्दा अभी ये चलता रहेगा। अगली न्यूज़ जो है वो आपको स्टेट पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, और साथ के साथ में अगर आप बात कर लीजिए यूपीएससी के लिहाज से, तो अगर इंटरनेशनल रिलेशन को इकोनॉमी के फील्ड में अगर आपको रिलेट करना है तो जीएस पेपर 3 में आप ये बात कर सकते हैं कि यूएस से और इंडिया के बीच में टाइज जो हैं वो किस तरीके से और बढ़ रहे हैं डिफरेंट डायमेंशंस में। यहाँ पर बात की गई है कि यूएसए की कैलिफोर्निया में एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, पेमेंट कंपनी है, और अभी ये क्या कर रही है, एसबीआई के साथ मिलकर के एक तरीके से काम करने के लिए
कोलैबोरेट करने के लिए इनिशिएटिव ले रही है। और एसबीआई ने क्या किया हुआ है, एक पेमेंट लिमिटेड बनाया हुआ है। तो एसबीआई का जो पेमेंट लिमिटेड है ये क्या करता है, बेसिकली एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लेता है अपने यहाँ पे। ये जो है पेमेंट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ खींचने के लिए एसबीआई ने बनाया है। तो वहाँ पर यूएसए की जो कैलिफोर्निया की जो कंपनी है वो इस एसबीआई के साथ कोलैबोरेट कर रही है और वो क्या करेगी, इसमें इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से देश के साथ एसबीआई का इस तरीके का कोई मामला चल रहा है, तो वो कंपनी कौन सी है, वो है आपकी यूएसए की। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। स्टेक होल्डिंग की बात की गई है। अभी फ़िलहाल जो एसबीआई का ये जो पेमेंट लिमिटेड है इसमें एसबीआई के शेयर 74% है। तो जो भी कंपनी आएगी इन्वेस्ट करने के लिए उसको इससे कम में ही क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। मतलब लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग एसबीआई के पास है, इस तरीके की चीज़ें। तो 100% या 50% इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है पीक पावर डिमांड हावरिंग ऑफ 235 गीगावाट। तो इसमें बात की गई है कि अगर हम पिछले साल की तुलना में तुलना करें, इस बार में इलेक्ट्रिसिटी के क्या यूज़ की या कंजप्शन की, तो काफ़ी बढ़ गया है। पिछले साल 221 गीगावाट हमें लगी थी गर्मियों में बिजली की ज़रूरत, इस साल वो बढ़ करके 235 गीगावाट हो गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, उसी तरीके से पावर का यूज़ का भी रिकॉर्ड लगभग टूटता जा रहा है। और ये फिर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे जो कंसर्न निकाल के लेके आता है। सबसे ज़्यादा तो कोयले के थ्रू हम पावर को जनरेट करते हैं, फिर वो मुद्दा आ जाएगा क्लाइमेट चेंज का, फिर मुद्दा आ जाएगा 2070 तक हमको नेट ज़ीरो एमिशन भी करना है। तो वो कैसे होगा फिर, नेट ज़ीरो एमिशन यानी कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, यानी कि हमको कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कार्बन बिल्कुल ज़ीरो निकले, इसके बारे में बात है। तो अगर इस तरीके से पावर कंजप्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, अभी भी कोल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम 2070 तक नेट ज़ीरो की तरफ कैसे बढ़ेंगे, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ जो बात कर रही है, किसके बारे में बात कर रही है, ये बात कर रही है रशिया और चाइना के बारे में। तो अभी निकल के आया है डाटा कि पिछले 12 महीनों की अगर तुलना कर लीजिए, तो जिस तरीके से इस बार इंडिया ने लगभग 34% का इजाफा किया था रशिया के साथ व्यापार में, हमने ये डाटा पढ़ा था, बिल्कुल उसी लक्ष्य कदम पे चलते हुए चाइना ने भी क्या किया है, रशिया के साथ ऑयल जो इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। तो चाइना और रशिया के रिलेशन तो पहले से भी अच्छे हैं, और कम्युनिस्ट दोनों ही सरकारें हैं, दोनों ही जगह पे कम्युनिज्म चलता है, एक तरीके से साम्यवाद चलता होता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का, इनका कुछ थोड़ा सा अलग है, रशिया का जो साम्यवाद था वो थोड़ा सा अलग था, इस तरीके से। फिलहाल अभी मुद्दा क्या निकल के आया है, यहाँ पर बात की गई है कि जो चाइना का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इम्पोर्ट जो है रशिया से, वो लगभग 30% का उसमें इजाफा दिखा गया है। और नॉट ओनली रशिया, जो सऊदी से भी इम्पोर्ट है वो चाइना ने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, अगर बात किया जाए क्रूड ऑयल के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से बात की गई है कि जो भी एंटी यूएसए कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया, साथ के साथ सऊदी इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ों को भले चाइना को कोई कितना भी बाइकआउट कर दे, चाइना को जो करना है वो करना है। तो चाइना और रशिया के जो ये रिलेशन है अगर बहुत ज़्यादा और मजबूत होते हैं तो फिर इंडिया के लिए किस तरीके से ये हानिकारक हो सकता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो हमें ये देख के चलना है कि अगर पड़ोसी देश हमारा संबंध बहुत ज़्यादा हमारे दोस्त के साथ बढ़ा रहा है, हमको भी उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा, वो जो पड़ोसी है वो उस दोस्त को अपने लपेटे में लेगा, फिर हमारा दोस्त हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर ध्यान दे करके चलना है। ठीक है, तो ये जनरली एक बात बोली गई है। अब यूएसए ने यहाँ पे सैंक्शंस लगाया है। यूएसए ने बोला है कि इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए थी। आपने अगर हमने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है तो जो व्यापार है वो जनरली सिंगापुर के रास्ते हो रहा है, मलेशिया के रास्ते होकर के जा रहा है। तो क्या करना चाहिए, इन जो कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, इनको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए इस तरीके का जो भी सप्लाई है, जिस भी तरीके से अगर उनके रास्ते से होके जा रहा है तो इन सारी चीज़ों को उनको रोकना चाहिए वगैरह वगैरह। यूएसए कुछ भी बोलता रहेगा, जो टॉप कंट्रीज़ हैं, चाइना भी अपने आप में सक्षम है बहुत सारी चीज़ों में, रशिया भी अपने आप में सक्षम है, और हमारी भी बहुत सारी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर में, शायद चाइना की भी है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमको रशिया के साथ व्यापार करना ही करना पड़ेगा। तो हमें अपने हित पहले देखने होते हैं, तो चाइना भी अपना हित देख रहा है। ये आज की न्यूज़ थी।
आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। पूरा जो टॉपिक है उसको इन डिटेल बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया है। जो भी हमने टॉपिक देखे उसके प्रीलिम्स के लिहाज से जो भी इंपॉर्टेंट हम डिस्कशन कर सकते थे उसको हमने किया। हमने जो एडिटोरियल्स है उसको भी बहुत अच्छे से देखा। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है नोटबुक का इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, फिर से वहाँ पर डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। तब तक के लिए शुक्रिया।